Assalamu alaikum, 7th class. I am your mathematics teacher. Today we are going to start unit 6. Today is Tuesday and the date is 30. यूनिट 6 जो है सबसे पहले हम वो देखें कि किससे रिलेटेड है। यूनिट 6 जो है आपका रेशो रिलेटेड है, ठीक है। और रेशो क्या होता है हमारे पास, अगर हम किसी भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान में किसी किस्म का कोई कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हम उसके लिए रेशो जो है वो साइन यूज़ करते हैं। कॉलन या रेशो जिसको कहते हैं, ये वाला साइन है, आप लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये वाला आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। अब हम लोगों ने इसमें जो चीज़ आज का जो टॉपिक है हमारा जो हम पढ़ने लगे हैं वो है कॉन्टीन्यूड रेशो। कॉन्टीन्यूड रेशो क्या होती है कि जब हमारे पास कोई तीन चीज़ें हों और हमने उनके दरमियान में कोई कंपैरिजन करना हो, ठीक है, तो हम उसके लिए कॉन्टीन्यूड रेशो वाला जो मेथड है ना वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इस मेथड के अंदर जो बेसिक चीज़ है वो ये है दो के सबसे पहले जो हमारे पास कॉमन मेंबर होगा वो हमारे पास मिड में आता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को इसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी। अच्छा, अब देखिए 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू 3:5 एंड बी रेशो सी इज़ इक्वल टू 5:6, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ हमने देखनी है वो ये है कि हमारे पास कॉमन मेंबर कौन सा है। तो देखिए बी हमारे पास कॉमन है इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो उसने हमें फाइंड आउट करने का कहा है ए रेशो बी रेशो सी को। बी अगर हमारे पास कॉमन मेंबर है तो वो हमारे पास मिड में आएगा, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले ए लिखा, रेशो बी और फिर रेशो सी हमने राइट कर दिया। अब देखें ए के लिए उसने हमें कौन सा एलिमेंट दिया है 3, ठीक है। बी के लिए उसने हमें 5 दिया था। फिर नेक्स्ट में बी के लिए उसने हमें 5 दिया है और सी के लिए उसने हमें 6 दे दिया था, ठीक है। अब इसका रूल है एक जिसको आप लोगों ने मस्ट फॉलो करना है, वो ये है कि पहला जो मेंबर है उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड मेंबर के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। 5 × 15 इधर आ जाएगा, ए के नीचे आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट मेंबर के नीचे आ जाएगा। इसी तरह जो सेकंड मेंबर है उसके दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और वो उसी के नीचे आ जाएंगे, यानी 5 × 5 = 25 आ गया, ठीक है। ये सेकंड मेंबर के नीचे आ गया। और जो थर्ड मेंबर है, ठीक है, उसका जो एलिमेंट है वो आपके जो सेकंड मेंबर है उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और सी या थर्ड मेंबर के नीचे आ जाएगा, यानी 6 × 5 = 30 यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ इस वाले रूल को फॉलो किया है, यानी 5 × 6 = 15, फिर 5 × 5 = 25 और फिर 6 × 5 = 30। ये हमारे पास एरो के साइंस लगे हुए हैं, ठीक है, इनसे आपको आसानी होगी इसको देखने में। इसके बाद हमने देखना है कि आया कोई ऐसा टेबल है जिसके ऊपर ये अपनी लोएस्ट टर्म के अंदर चले जाएं, ठीक है। तो हमें नज़र आ रहा है कि 5 के टेबल पे जाएंगे। 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30, ठीक है, यानी 5 के टेबल के ऊपर ये अपनी लोएस्ट टर्म में आ गए। अब जो उसने हमें फाइंड आउट करने को कहा है ए रेशो बी रेशो सी, वही हमने लिख देनी है, ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है। तो यहाँ से हम आंसर जो है देख लेंगे। ए का हमें 3 मिल रहा था, ठीक है, बी का हमें 5 मिल रहा था और सी का हमें 6 मिल रहा है, ठीक है। हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा, अब इससे जो अगला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ठीक है, वो मैंने नहीं किया, वो आप लोगों ने खुद करना है। उसमें सेम देखें इसी तरह है, आर एस एस टी, ठीक है, और आर एस टी फाइंड आउट करना है। फिर पी क्यू और क्यू आर दिया और पी क्यू आर जो है फाइंड आउट करना है। कॉमन मेंबर वही है जो बीच में आना है, जैसे दूसरे वाले में एस है और एस ने बीच में ही आना है, और तीसरे क्वेश्चन के अंदर क्यू है और क्यू ने भी बीच में ही आना है, ठीक है। इसलिए यहाँ तक ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए उसने हमें दिया हुआ है x रेशो z इज इक्वल टू 3:2 एंड y रेशो z इज इक्वल टू 1:2, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट करना है x y z। ये हमने उसके आंसर के लिए हमें दिया गया है। हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमने देखना है कि कॉमन मेंबर कौन है। तो देखें z इज़ द कॉमन मेंबर, हमें नज़र आ रहा है z हमारे पास कॉमन मेंबर है, ठीक है। तो जो कॉमन मेंबर होता है वो हमारे पास मिड में आता है, ठीक है। तो हमने इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। एक्स वाई जेड होता है तो एक्स के बाद हमने जेड लगा देना और फिर हमने इसके बाद वाई को रखना है। अब यहाँ से जब वैल्यूज़ उठा के आपने इसके अंदर पुट करनी है तब आपने बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ से वैल्यू को पिक करने में गलती कर देते हैं तो भी आपका क्वेश्चन करेक्ट नहीं होगा, वो रॉन्ग ही होगा, ठीक है। देखिए एक्स के लिए उसने 3 दिया था, जेड के लिए उसने हमें पहले 2 दिया है, ठीक है। फिर उसने हमें नेक्स्ट में जेड के लिए 2 दिया है और वाई के लिए उसने हमें 1 दिया था, ठीक है। अगला वाला रूल वही वाला है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट मेंबर का वो सेकंड मेंबर के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 × 2 = 6 यहाँ आ गया, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड मेंबर है उसके दोनों एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 × 2 = 4 आ गया। और फिर जो थर्ड मेंबर है उसका एलिमेंट जो है वो सेकंड मेंबर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1 = 2 हमारे पास आ गया।
अब अगर हम इनके दरमियान में इसको लोएस्ट टर्म इसकी फाइंड आउट करना चाहें सबसे पहले, तो हम देखेंगे कि 2 के टेबल पे ये जो तीनों जा रहे हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, यानी ऐसा टेबल लेना है जो तीनों को उसकी लोएस्ट टर्म पे लेके जाए, तीनों के अंदर वो उसको डिवाइड कर सके। अच्छा, अब यहाँ पे देखें उसने हमें फाइंड आउट करने को क्या कहा था, एक्स वाई रेशो वाई रेशो जेड। हमने एक्स रेशो वाई रेशो जेड लिख ली। एक्स का हमारे पास 3 था, वाई का अब हम चेक करेंगे यहाँ से तो 1 आ रहा है, 1 लिख लिया, और जेड का हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, इस तरह हमारे पास एक्स वाई जेड जो है वो 3:2:1 आ गया, यानी ये अरेंज करना आप लोगों का मस्ट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो इसमें देखिए उसने हमें गिवन दिया हुआ है, इफ़ एल रेशो एम इज़ इक्वल टू 1:7 एंड एल रेशो एन इज़ इक्वल टू 5:6। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है एल रेशो एम रेशो एन। ठीक है, तो उसी तरह हमने पहले देखना है कि कॉमन कौन है, तो कॉमन देखिए एल है, एल एम एन हमारे पास आता है। ठीक है, तो एम पहले लिखेंगे हम, फिर एल लिखेंगे और फिर हमने एन लिखना है, यानी जो कॉमन मेंबर है उसको हमने बीच में ही जगह देनी है। अब एम को पहले सर्च करें क्या है यहाँ से, तो एम 7 है, लिख लिया। अब एल जो है वो हमारे पास 1 है, तो हमने एल की जगह 1 लिख लिया। फिर एल नेक्स्ट में हमारे पास एल जो है वो 5 है, तो 5 आ गया, और एन जो है हमारे पास 6 है, तो ये 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब उसी तरह हमने इसको करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 5 ज़ा 35 आ जाता है, फिर 5 1 ज़ा 5 आ जाता है, और 6 1 ज़ा हमारे पास 6 आ जाता है। ठीक है, और इसको देख लेंगे कि आया ये अपनी लोएस्ट टर्म में जाता है कि नहीं, तो हमें नज़र आ रहा है कि 6 की वजह से ये अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं जा सकता, ये दोनों 5 के टेबल पे जाते हैं मगर ये नहीं जाता। ठीक है, इसलिए ये एज इट इज़ रहेंगे। अब जो उसने हमें फाइंड आउट करने को कहा है वो एल रेशो एम रेशो एन है, तो एल रेशो एम रेशो एन हमने लिख ली। एल हमारे पास 5 थी, 5 लिख ली। एम हमारे पास 35 था, 35 लिख लिया, और एन हमारे पास 6 था, सो हमने वो लिख लिया। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास अगले वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ बेकरी द रेशो ऑफ द सेल ऑफ ब्रेड टू एग इज़ 2:3 एंड द सेल ऑफ एग टू मिल्क इज़ 3:1। यानी ब्रेड, एग और मिल्क की फाइंड आउट करनी है। तो इसमें से कॉमन रेशो जो है वो देखिए अगर आप लोग, तो एग ही है, और जो उसने फाइंड आउट करने को कहा है वो भी ब्रेड, एग और मिल्क है, तो ये एज इट इज़ ही लिखे जाएंगे और इसका आंसर विदाउट अरेंजमेंट इसी तरह ही से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें, तो अहमद एंड इरफान गॉट अ प्रॉफिट इन बिजनेस इन रेशो ऑफ 5:4। इरफान एंड वसीम गॉट अ प्रॉफिट इन द रेशो 8:9 आ रहा है। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ प्रॉफिट अमंग अहमद, इरफान एंड वसीम। अगर हम इधर देखें तो इरफान जो है वो ही डबल टाइम आया है, फिर अहमद, इरफान और वसीम उसी तरह ही उसने मांगा है, तो हमने इसी तरह इसको लिखना है, पहले अहमद फिर इरफान और फिर वसीम लिख के तो उसके वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देनी है, क्योंकि इरफान जो है वही डबल टाइम आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी इजीली आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको देखें थोड़ा सा, ये यहाँ पे मैंने किया है, अकॉर्डिंग टू सर्वे द पीपल लाइकिंग फॉर चिकन एंड मटन आर इन रेशो 2:1। ठीक है, चिकन एंड मटन का 2:1 आ गई। ठीक है, फिर आगे कहता है एंड द पीपल लाइकिंग फॉर द चिकन एंड बीफ इज़ रेशो ऑफ 5:2। चिकन और बीफ के लिए 5:2 आ गए। ठीक है, फाइंड द रेशो अमंग पीपल लाइकिंग फॉर चिकन, मटन एंड बीफ। अब हमने बताना है चिकन, मटन और बीफ का, ये वाली रेशो जो है फाइंड आउट करके हमने देनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन कौन सा है, तो कॉमन चिकन है अब हमारे पास, तो हम पहले मटन रख लेंगे यहाँ पे, फिर हम रखेंगे चिकन, और फिर हम रखेंगे बीफ। ठीक है, मटन को ध्यान से देख के लेनी है, वैल्यू इसकी 1 आ रही है, 1 आ गई। चिकन की जो है हमारे पास 2 थी, हमने 2 राइट कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट में चिकन देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5, वो लिख लिया, और बीफ जो है हमारे पास 2 था, सो हमने 2 राइट कर लिया। अब 5 1 ज़ा 5 आ गया, फिर 5 2 ज़ा 10, और फिर 2 2 ज़ा 4, जिस तरह ये एरोस दिए हुए हैं। और अगर हम इसमें से देखें कि ये अपनी लोएस्ट टर्म में जा सकता है तो नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसे टेबल नहीं है जो इन तीनों को इनकी लोएस्ट टर्म के अंदर लेके जा सके, यही हमारे पास फाइनल टर्म है, ये लोएस्ट टर्म है अब इसकी। ठीक है, उसके बाद अब हमने देखना है कि यहाँ से उसने हमें क्या फाइंड आउट करने का आता है, चिकन, मटन एंड बीफ। तो चिकन, मटन और बीफ लिख लिया। चिकन अब देखें हम यहाँ क्या क्या आ रहे हैं, हमारे पास 10 आ गए। ठीक है, मटन उसने हमें क्या दिया है, 5, हमने वो लिख दिया, और बीफ उसने हमें 4 दिया था, तो ये हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी आप लोग खुद करेंगे, इसको अपनी बुक्स पे देखें। इन अ मैथ्स टेस्ट ज़ारा, मूना एंड कोमल गेट गॉट मार्क्स इन द रेशो एज गिवन बिलो। ज़ारा टू मूना 4:5, मूना टू कोमल 4:3 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो कॉमन रेशियो जो है वो मूना है, लेकिन उसने हमसे, और इसी तरह ही उसने हमसे मांगा है ज़ारा, मूना और कोमल। ठीक है, तो यानी आप लोगों ने इसको एज इट इज़ इसी तरह ही जिस तरह ये वाले क्वेश्चन किए थे उसी तरह ही आपने इसको कर लेना है। ठीक है, ये इजीली आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 6.2 है, वो हम अब स्टार्ट करते हैं।
अब ये देखें क्लास, आप लोगों को मैं 6.2 स्टार्ट करवाने लगी हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पे फाइंड m लिखा है इसको। अब ये देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो यूँ दिया हुआ है 13:3 इक्वल्स टू m/6। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने फार्मूला लगाना है वो मीन्स इक्वल्स टू एक्सट्रीम्स होता है। ठीक है, मीन मिड से जिस तरह निकलता है, ठीक है, दरमियान वाली वैल्यू कहते हैं, एक्सट्रीम साइड्स वाली वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अब ये देखें, जब हम 3 को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मीन्स कहलाएगा। इसके ऊपर मैंने छोटा सा m लिखा है। इसी तरह जब हम 13 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सट्रीम्स कहलाएगा। इसके साथ मैंने छोटा सा e भी राइट कर दिया है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है मीन्स इक्वल्स टू एक्सट्रीम्स या एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू मीन्स, जो भी लिख लें आप लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास देखें, पहले मीन्स की वैल्यू लिखेंगे तो 3m आ जाएगी। ठीक है, और इनको इकट्ठा करेंगे 13 6 78 आता है। ठीक है, अब हमने यहाँ से वेरिएबल को अलग करना है, यानी m की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसको हमने अलहदा करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन आ रहा है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान अगर मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है तो ये जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये जो डिजिट है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, और अगर यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन होता तो हम इसका साइन चेंज करके इसको इस साइड पे ऊपर ही लेके आते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है तो ये 3 जो है ये नीचे आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर बन जाएगा 78 का। तो आगे हमने इसकी कटिंग करनी है। 3 2 6, 1 कैरी चला जाता है, और 3 6 18। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 26 जो है इसका आंसर निकल आया है। ये डिवीजन जो है आप लोगों को आती है करनी, आप लोग साइड पे करके इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसका नेक्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है वो आप लोग खुद करोगे। ठीक है, वो सेम इसी तरह मीन्स और एक्सट्रीम का फॉर्मूला लगाना है। थर्ड वाला जो है वो भी आप लोग इसी तरह खुद करेंगे। फोर्थ वाला भी आप लोगों का होमवर्क में मैं आप लोगों को दूंगी। जो फिफ्थ वाला पार्ट है उसमें डेसिमल आ रहा है, ठीक है, पॉइंट आ रहे हैं, उनमें से मैं आप लोगों को एक करवाने लगी हूँ। ये फिफ्थ वाला पार्ट देखें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें उसी तरह मीन्स के और एक्सट्रीम्स के लिए हम के फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, 0.21/6.3 इक्वल्स टू 0.06। ठीक है, रेशो m ये दिया हुआ उन्होंने हमें। ठीक है, मीन्स और एक्सट्रीम्स का फार्मूला लगाना है। अब 6.3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.06 से, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, ये वाला आंसर आता है। ये मैंने यहाँ इसकी वर्किंग की है, इसको दिखाती हूँ आप लोगों को। 6.3 ऊपर लिख दिया है। ठीक है, 0.06 वो आप जैसे मर्जी रख लें। अब देखिए, हमने 6 का टेबल पढ़ना है। 6 3 ठीक है 18 आता है, 8 आया, 1 कैरी चला गया। ठीक है, 6 6 36 और 1 37 आ गया। अब हमने ये देखना है कि पॉइंट से पहले यानी राइट साइड पे हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स आ रहे हैं। टोटल हमारे पास 1 2 3 डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है, इधर भी पॉइंट है, इधर भी हमारे पास पॉइंट आ रहा है। पॉइंट से पहले पहले हमने देखना है, जितने डिजिट्स होंगे उतने डिजिट्स को छोड़ के हमने आगे पॉइंट प्लेस करना है। तो 1 1 2 3 थे ना ये, तो 1 2 3 पॉइंट्स वैल्यूज़ को छोड़ के हमने यहाँ पे पॉइंट प्लेस कर दिया है। इस तरह 0.378 जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। 0.378 लिख लिया हमने। इसी तरह जब 0.21 को m के साथ करेंगे तो 0.21 m ही हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से देखें, इस वाले m को हमने लहदा करना है। ठीक है, तो हमने ये वाली वैल्यू जो है पहले देखें इसका रिलेशन क्या है m के साथ, मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। ठीक है, क्योंकि बीच में जब हमारे पास कुछ भी नहीं दिया होता या क्रॉस या डॉट दिया होता है तो इसका मतलब होता है कि दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमने इसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देना है। तो हमने 0.21 को इस साइड पे जाके डिवाइड कर दिया। आप चाहें तो इसके m को इधर ही पड़ा रहने दें, इसको उधर ले जाएं, और अगर चाहें तो इसको m को मैं इस साइड पे ले आई हूँ और इस वैल्यू को उठा के मैं इधर ले आई हूँ। ठीक है, सिर्फ जगह बदली है, इस वजह से इसकी पोजीशन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखें, पहले हमने इसके डेसिमल्स को ख़त्म करना है। ठीक है, यहाँ से अगर हम इस पॉइंट को कट करते हैं तो 1 2 3 वैल्यूज़ आती हैं, तो 3 ज़ीरोज़ प्लेस होंगे, 1 0 0 0। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लाइड बाय जब ये इसका डेसिमल 0.21 का फिनिश होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 0 0, यानी 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 ज़ीरोज़ आएंगे। अब ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे तो 378, और जब 21 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 210 आता है। हमें ये पता है कि जब हमारे पास सिंपली ज़ीरोज़ होते हैं तो हम उसको अटैच कर सकते होते हैं 21 के साथ, वैसे ही उसके एंड पे राइट कर सकते होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है आ गई है। अब आगे हम लोगों ने इसकी
कटिंग की है, ठीक है। ये इसको इसकी लोएस्ट टर्म में लेके जाना है, तो हमने इसको 2 के टेबल पे कट किया है, ठीक है। तो यहाँ 54/30 आ रहा है, फिर मज़ीद इसको कट किया है तो 18/10 आ रहा है, और लास्ट में ये m इक्वल्स टू हमारे पास 9/5 आ गया। आगे हमने इसको डिवीजन मेथड के थ्रू किया है। डिवीजन मेथड आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ठीक है। 5 1 5, नीचे 4 कैरी आ गया, ठीक है। और फिर हमने डेसिमल लगाया और 0 हमने नीचे कैरी ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ गया 5 8 40। तो अब ये हमारे पास 1.8 जो है इसका आंसर आ गया है, ठीक है। इससे अगला वाला जो पार्ट होगा वो भी डेसिमल वाला है, वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2 5 एंड 6। अब यहाँ देखिए हमारे पास 4 टर्म्स होती हैं, 1 2 3 4 4 होती हैं ना। अगर 3 उसने डिजिट्स दे दिए हैं तो मीन्स चौथी प्लेस जो है वो हमारे पास खाली है, तो उसके लिए हम कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ m लिखा है, 2:5 इक्वल्स टू 6 रेशो, और यहाँ पे कुछ भी लिख लें, ठीक है। मैंने यहाँ पे m राइट कर लिया। अब यहाँ पे वही मीन्स और एक्सट्रीम्स वाला फार्मूला लगाएंगे। 6 5 30 आ गया, और यहाँ से 2m हमारे पास आ गया। दोनों का रिलेशन चेक करेंगे किसका है, मल्टीप्लिकेशन का है, तो 2 ने 30 के नीचे चला जाना है, ठीक है। तो m इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 15 आफ्टर कैंसिलेशन, ठीक है। लोएस्ट टर्म में आ गया है, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या निकल रहा है हमारे पास, m इक्वल्स टू 15 आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 16। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 16 ये दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए इसने हमें 2 टर्म्स दिए हैं और मीन उसने कहा है, तो अगर हम एक इस तरह का अगर हमारे पास कोई आ जाता है क्वेश्चन, तो अगर उसने हमें मीन फाइंड आउट करने को कहा होता है तो हम मीन ही को 2 दफ़ा लिख देते हैं, ठीक है। मिड वाली वैल्यू को ही 2 दफ़ा राइट करके अपनी प्लेस को कवर कर लेते होते हैं। ये आप लोगों को मतलब इस तरह के 2 तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये हमेशा आते होते हैं। एक में कि 3 वैल्यूज़ उसने डिजिट्स दिए में, चौथा अननोन कर दिया है, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट करना है, तो वो सीधा सीधा इस तरह से लिखा जाएगा। अगर उसने 2 वैल्यूज़ दी हैं और एक उसने कहा है और आनी है और वो अननोन है, ठीक है, और ख़ास तौर पे अगर वो मीन्स की जगह पे है तो फिर हमने उसको डबल कर देना है, और वो होगी भी तभी जब तभी देगा जब उसने मीन की जगह खाली छोड़ी भी होगी, तो मीन में हमने उसको वैसे ही डबल दफ़ा राइट कर लेना है, ठीक है। अब फॉर्मूला वही है, मीन्स इक्वल्स टू एक्सट्रीम, ठीक है। तो हम इसको m को अगर m से मल्टीप्लाई करें तो m की स्क्वायर आ जाता है, क्योंकि 2 टाइम्स m है, ठीक है। इसी तरह 4 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए ये इसके ऊपर एक स्क्वायर आ गया, हमने इसके स्क्वायर को ख़त्म करना है, ठीक है। तो इसका मेथड हमारे पास क्या होता है, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स का, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, इसका भी स्क्वायर रूट। अब हमें पता है कि स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो हमने ये वाला जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कट कर दिया, ये ख़त्म हो गया, खाली m आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इस 64 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है, जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है। ये देखें प्राइम फैक्टराइजेशन पूरी की हुई है यहाँ पे। अब देखें इसके लिए स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें इनका स्क्वायर लेना लाजमी है, इसलिए मैंने देखें पहले इसके पेयर बना दिए हैं, 1 2 और ये 3 पेयर बनते हैं, यानी 2 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर और 2 की स्क्वायर। अब ये सारे स्क्वायर जो हैं ये ऊपर वाले स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो अंदर 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 बच जाएगा, ठीक है। यानी ये जिस तरह इसका कैंसिल हुआ स्क्वायर रूट, इसी तरह इसके अंदर वाले सारे जो हैं ऊपर वाले स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बाकी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बचता है, ठीक है। तो वो हमारे पास 8 आ जाता है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह आप देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अ वर्कर इज़ पेड ₹2130। ये आप लोगों की बुक्स पे ही है, आप लोग इसको यहीं से देखें, मैं आप लोग इसके बोर्ड पे आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया है। अ वर्कर इज़ पेड ₹2130 फॉर 6 days। इफ़ हिज टोटल वेज ड्यूरिंग अ मंथ इज़ ₹9230, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ही वर्क इन द मंथ, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि उसने हमें जो 2 चीज़ों के नंबर दिए हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर हम देखें तो वर्कर इज़ पेड, एक काम करने वाले को पैसे दिए गए हैं, कितने, पहले 2130 रुपीज़ दिए गए और 6 दिनों के लिए दिए गए। तो जो डिजिट्स आ रहे हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक रुपीज़ को कर रहा है और दूसरा डेज़ को कर रहा है, ठीक है। तो उसको पहली दफ़ा जो पैसे मिले वो 2130 रुपीज़ थे, और कितने दिन के काम करने के थे, 6 डेज़ के वर्क करने के थे, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास, इफ़ इज़ टोटल वेज ड्यूरिंग अ मंथ इज़ ₹9230, अगर उसको अगले महीने पूरा काम करने के पैसे जो है 9230 रुपीज़ मिलते हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज ही वर्क इन द मंथ। तो हमने बताना है कितने दिन उसने काम किया। तो अगर उसको पूरे महीने में 9230 रुपीज़ मिले, रुपीज़ के नीचे लिख देंगे इनको,
तो हमने बताना है कि कितने दिन उसने काम किया। अब जो तो कितने दिन वाला काम है ना, ये उसका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, उसने क्वेश्चन हमें दिया है, तो उसके लिए हम किसी वेरिएबल को यूज़ करेंगे, कोई भी अल्फ़ाबेट हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे x को यूज़ किया है। अब इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन बहुत मज़े के और आसान है अगर आप इसको थोड़ा सा समझ के करें, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। इससे हम कोई भी चीज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी मतलब किस तरह से, मतलब आप लोग के कोई क्वेश्चंस वगैरह खुद भी बना सकते हैं। अगर किसी दिन, जिस तरह ये वाला क्वेश्चन है कि अगर किसी बंदे ने 6 दिन काम करके इतने पैसे लिए हैं, तो हमने बताना है कि इतने पैसे उसको कब मिले होंगे, कितने दिन वर्क करके मिले होंगे, ठीक है। इस तरह हम किसी भी दो चीज़ों के दरमियान में रेशियो जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। अब अगर 6 दिन काम करने पर एक आदमी को 2130 मिलते हैं, तो 9230 उसको कब मिलेंगे? ज़्यादा मिल रहे हैं ना उसे, तो ज़्यादा कब मिलेंगे? जब वो ज़्यादा दिन काम करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ छोटा सा मोड़ लिख दिया ताकि हमें पता चल जाए कि ये वैल्यू जो है x की जो भी होगी ये 6 से बड़ी होगी, ये बढ़ रही है, उसे कम नहीं होंगे नंबर। जो भी आएगा 7, 8, 9, 10 कुछ भी आगे सो ऑन आएगा, वो हमारे पास ज़्यादा आएगा, 6 या 6 से कम नहीं आ सकता कुछ भी, ठीक है। इसी तरह आप देखें, क्योंकि यहाँ से वैल्यू जो है वो भी बढ़ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें, ये वाली वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। जो भी आएगा 6 के बाद x की जगह जो कुछ भी आएगा वो 6 से बड़ा होगा, और इसी तरह ये वाली वैल्यू भी बढ़ रही है। अगर दोनों के कंपैरिजन में जो भी चीज़ है वो यहाँ से भी बढ़ रही हो और यहाँ से भी, तो हम इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। कौन सी प्रोपोर्शन कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। आप इसको राइट भी कर सकते हैं यहाँ नीचे, ठीक है, कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रही है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगी तो जिस साइड पे हमने इस एरो का फेस लगाया हुआ है उसी साइड पे इसको लगाएंगे। ये वाला जो एरो का फेस होता है ना, जो एक्स के साथ आता है, ये हम सबसे पहले इसी को प्लेस करते हैं और ये हमारे पास ऑप्शनल होता है, ठीक है। ये हमारी मर्जी होती है हम इसको ऊपर को लगाएं या नीचे को लगाएं, लेकिन अगर आप लोग इसको अपनी आसानी के लिए फ़िक्स करना चाहते हैं तो किसी एक साइड पे फिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज़ ये ऊपर को ही लगा रहने दें हमेशा, तो अगर ये हम इसको ऊपर को लगा लेते हैं तो फिर हम दूसरी दफ़ा में इसको अगर तो वैल्यूज़ इसी तरह होंगी, यानी नीचे वाली वैल्यू बढ़ रही है और यहाँ को भी बढ़ रही है, तो हमने एरो का साइन जैसे इधर लगाया है वैसा ही हमने इधर भी प्लेस करना है, ठीक है। ये हमने बाद में लगाया एरो का साइन, ये हमने पहले लगा लिया, ये वर्किंग जो है ये सारी हमने पहले करके रख ली थी। अब ये देखें, इसको आगे हमने कैसे करना है, हमेशा x को हमने ऊपर रखना है और यानी अननोन वैल्यू को ऊपर रखना है, और जो हमारे पास डिजिट होगा ये नोन वैल्यू होगी वो हम नीचे रखेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले x/6 को इधर रख लिया, ये हमेशा इसी तरह रखा जाएगा। यहाँ पे जो कुछ भी होगा हम उसकी वैल्यू को इसी तरह रखेंगे कि अननोन जो वैल्यू है वो ऊपर आएगी और जो नोन है वो हमारे पास नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो हमेशा ऐसे ही रहेगी। इस तरह आगे अब हमने देखना है कि अगर एरो जो है वो सेम फेस है उसका, तो जो उसकी टेल्स आएंगे, टेल्स है ना इसकी, ठीक है, तो टेल वाली साइड के इक्वल आ जाएगी और जो हेड वाली साइड है वो हेड वाली साइड के इक्वल आएगी, ठीक है। अब देखिए एक्स के पास क्या था, टेल थी, तो इसके सामने टेल वाली साइड आएगी 9230, ठीक है, इक्वल्स टू 9230। इसी तरह 6 के पास हेड था, ठीक है, तो हेड के सामने हेड वाली वैल्यू आएगी, तो ये 2130 हेड वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास। अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 923, ठीक है, 0 को 0 से कैंसिल कर दिया और डिवाइडेड बाय 213 मल्टीप्लाइड बाय 6 आ रहा है। इसको आप डायरेक्टली इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे इसको पहले हमने इससे 3 के टेबल पे 6 को और 213 को कैंसिल किया है, ठीक है। 3 2 6 और 371 हमारे पास 213 जो है वो आ रहा है, ठीक है। आगे अगर हम इसको कैंसिल करें, दोनों को डिवाइड करते हैं आप लोग, तो आंसर इसका 13 आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो इसका 26 डेज़ आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर एक आदमी को 6 दिन काम करने पे 2130 रुपीज़ मिले हैं, तो इतने पैसे उसको कब मिले हैं? जब उसने 26 डेज़ जो है वो काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर 26 डेज़ आ जाएगा। ओके क्लास, अब ये देखिए यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है उज़ैर टेक 75 स्टेप्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। सबसे पहले तो देखना है हेडिंग्स क्या आएंगी, एक 70 स्टेप्स आ जाएगी और एक डिस्टेंस आएगी, ठीक है। उज़ैर टेक 75 स्टेप्स दिए उसने 50 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करने के लिए। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 375 स्टेप्स। 375 स्टेप्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। ये देखिए पहला एरो जो है आप अपनी मर्ज़ी से कहीं को भी प्लेस कर सकते हैं, मैंने ऊपर को प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला जो है फर्स्ट स्टेप है, ये आप लोगों ने नहीं करना है, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि हमने फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग के बाद आगे कैसे चलना होता है। तो अगर 75 स्टेप्स में 50 मीटर्स का डिस्टेंस कवर होता है तो स्टेप्स बढ़ा दिए जाएंगे, तो ज़ाहिर है जो भी डिस्टेंस कवर होगा वो ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ तो हमने देख लेनी है कि ये यहाँ ज़्यादा वैल्यू आएगी, 50 से ऊपर आएगा जो कुछ भी आएगा, ठीक है।
तो दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे कि ये भी बड़ी वैल्यू है, 75 से बड़ी वैल्यू जा रही है, तो ये दोनों अगर बढ़ रही हैं, ठीक है, तो हमारे पास कौन सी प्रोपोर्शन आएगी इसमें? डायरेक्ट प्रोपोर्शन आएगी। डायरेक्ट में एरो जो है वो सेम फेस के साथ प्लेस करते हैं, तो इसका फेस भी ऊपर को है तो इसका फेस भी हमारे पास ऊपर को ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको राइट करना है। सबसे पहले इसको तो एज इट इज़ कर देंगे ना, x/50 में ही हमारे पास राइट किया जाएगा, और इसको भी हमने उसी तरह करना है। तो हेड के साथ हेड मैच करनी है हमने, एक्स के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 375, टेल के साथ टेल, और हेड के साथ हेड, तो 50 के सामने क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। आगे ये 50 जो है ऊपर चला जाता है, ठीक है, 25 के टेबल के ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी कैंसिल करें। मैंने इसको 25 के टेबल पे कैंसिल किया है। 25 3 ज़ा 75 और 25 2 ज़ा 50 हमारे पास आ जाता है, ठीक है। आगे हमारे पास 3 के टेबल पे इन दोनों को कट कर लिया है। 375 ज़ा 125 ज़ा 125 ज़ा 375 होता है, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 2 किया तो 250 मीटर्स आ रहा है। यानी अगर 75 स्टेप्स में 50 मीटर का डिस्टेंस कवर होता है तो इतने 375 में हमारे पास 250 मीटर्स का डिस्टेंस जो है वो कवर होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का होमवर्क होगा। इफ़ 2 बॉक्सेस ऑक्यूपाई अ स्पेस ऑफ 500 सेंटीमीटर, ये आप लोग अपनी बुक्स पे देख सकते हैं। इसमें हमारे पास बॉक्सेस और स्पेस आएगी, ठीक है। हाउ मच स्पेस विल बी रिक्वायर्ड, तो इसके अंदर ऑप्शनल मार्क किस में आएगा, यानी आपने क्वेश्चन मार्क किस में लगाना है, या इसमें खुद से वेरिएबल किस में पुट करना है, स्पेस में करना है, ठीक है। तो और उसके बाद 175 बॉक्सेस, यानी पहले 2 बॉक्सेस थे तो 175 बॉक्सेस आ जाएंगे। स्पेस में एक दफ़ा 2 के सामने जो है 500 सेंटीमीटर आएगा, तो दूसरे की जगह हमने एक्स प्लेस कर देना है, और फिर आप लोगों ने आगे इसका उसी तरह एरोज़ वगैरह प्लेस करके तो इसका आंसर खुद निकालना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना है। इफ़ एन आर्मी कैंप ऑफ 200 मैन हैज़ एनफ फूड फॉर 60 डेज, अगर एक आर्मी कैंप के पास 200 लोगों के लिए 60 डेज़ का खाना है, तो हमने बताना है कि हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट, तो खाना कब मिलेगा। यहाँ पे जो मैन है अगर उनको चेंज कर दिया जाए, ठीक है। अब ये देखें, इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि खाना हमारे पास फिक्स होता है हमेशा, ठीक है। जैसे अगर हम सपोज़ करें कि आपके घर में कोई फंक्शन है, सपोज़ 30 लोगों को आपने एक फंक्शन में इनवाइट किया है, ठीक है। अगर लोग कम हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली खाना आपके पास ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर लोग आपके पास ज़्यादा आ जाते हैं घर में, ठीक है, आपने खाना और नहीं बनवाना, और नहीं बनवा सकते आप लोग, ठीक है। तो अगर लोग ज़्यादा हो जाते हैं खाना क्या होगा, कम पड़ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वही चीज़ आपने जहन में रखनी है इसमें। तो इसमें उन्होंने हमें 2 दिए हैं। ए पार्ट में उसने हमें दिए नंबर ऑफ़ मैन इज़ रिड्यूस टू 160। तो पहले में हमारे पास क्वेश्चन में क्या आता है कि अगर आदमी 200 की बजाय 160 हो जाए, 160 हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है कि कितने डेज़ का खाना जो है उनको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए, अगर 200 लोगों के लिए खाना 60 डेज़ का है, तो अगर लोग कम हो जाएं तो खाना ज़ाहिर ज़्यादा हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो 60 से बड़ी आएगी। हमने इसको मोड़ लिख लिया है यहाँ पे, ये बढ़ रहा है, और ये वैल्यू अगर देखें 200 से 160 जो है वो कम हो रहा है। अब ये देखें, ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है, तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट नहीं है बल्कि इन्वर्स प्रोपोर्शन जो है ये वो कंसीडर होगी, ठीक है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में आप लोगों ने एरोज़ जो हैं वो इन्वर्स में प्लेस करना है, यानी अगर इसका हेड ऊपर को है तो इसका हेड नीचे को आएगा। इन्वर्स में जाएंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट जाएंगे, एक दूसरे के मुखालिफ जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि एरोज़ के बगैर ना तो आपको क्वेश्चन हो सकता है ना वो करेक्ट कंसीडर होगा। अगर आप सारी वर्किंग सही करते हैं और एरो आपने प्लेस नहीं किए या गलत प्लेस किए हैं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग ही माना जाएगा, उसके आपको कोई मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो एरो प्लेस करना भी मस्ट है और करेक्टली प्लेस करना भी मस्ट है, और ये एरो ही हमें बताते हैं कि आगे हमने इसको क्या करना है। अब देखिए, x/60 जो है हमने वैसे ही रख लिया जैसे हमने पहले लिखा था, ठीक है। अब हेड के साथ हेड को मैच करना है। अब पहले x के पास क्या है, टेल है, तो टेल के सामने टेल क्या आएगी 200, ठीक है। फिर x60 के पास क्या है, हेड है, तो हेड के सामने हेड आ जाएगा 160, ठीक है। ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्लेस करनी है। अब 60 ऊपर आ जाएगा, 0 0 से कैंसिल कर दिया। आगे आप लोगों ने इसको किसी भी टेबल पे कट कर लें। 4 के टेबल पे करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20 आ रहा है, 60 वैसे ही आ गया। फिर आगे दोबारा इसको 4 के टेबल पे कट किया, 4 15 ज़ा 60 आ जाएगा। 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 75 डेज़ आ रहा है, ठीक है। यानी अगर 200 लोगों के लिए 60 डेज़ का खाना है तो 160 जो है उनके लिए कितने डेज़ का खाना बनता है, 75 डेज़ का खाना बनता है। इसी तरह नेक्स्ट इसका जो है पार्ट बी, उसमें उसने कहा है आदमी अगर इंक्रीज़ करके 240 हो जाए, यानी अगर 200 मैन के लिए 60 डेज़ का खाना है, तो अगर आदमी यहाँ बढ़ जाए, मैन बढ़ जाए, यहाँ पे 240 हो जाए, तो हमने बताना है कितने दिन का खाना जो है उन्हें मिलेगा।
ये उसी तरह पहले हमने इसका कंपैरिजन करना है। देखिए अगर 200 डेज़ के लिए 200 मैन के लिए 60 डेज़ का खाना है तो 240 के लिए ज़ाहिर खाना कम पड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो 60 से छोटी आएगी, तो हमने यहाँ छोटा सा लेस लिख दिया है। अब ये देखिए वैल्यू जो है यहाँ से कम हो रही है और ये यहाँ से बढ़ रही है, तो कौन सी प्रोपोर्शन आएगी? इन्वर्स आएगी। इन्वर्स में एरो की प्लेसमेंट हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब देखिए वहीं x/60 उसी तरह राइट कर दिया, हेड के सामने हेड देना है, टेल के सामने टेल। तो x के पास क्या है? टेल है, इसके पास भी टेल 200 आ गई, इसके पास हेड था 60 के पास, तो 240 के पास भी हेड आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इस तरह से। अब हमने इसके 0 0 से कैंसिल किया, 60 इस साइड पे आ गया। 12 के टेबल पे अगर कट कर लें, 12 2 ज़ा 24 और 12 5 ज़ा 60 हमारे पास आ गया। फिर आगे 2 10 ज़ा 20 आ गया, ठीक है। आप इसकी कैंसिलेशन अपनी मर्ज़ी से छोटे टेबल्स पे कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी कर लें। तो इसका मतलब है कि x हमारे पास 50 आ गया, यानी 50 डेज़ का खाना है। यानी अगर हमारे पास 200 लोगों के लिए 60 डेज़ का खाना था, तो अगर आदमी बढ़ जाए 240 हो जाए, तो खाना कितने दिनों के लिए रह जाएगा? 50 डेज़ के लिए रह जाएगा। नेक्स्ट बेटे आप लोगों की डायरी डेज़ हैं, ठीक है। डायरी डेज़ में पहले है वेडनेसडे। वेडनेसडे को आप लोगों ने 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक करना है, ठीक है। थर्सडे को आप लोगों ने 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक करना है। फ्राइडे को आप लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। सैटरडे को आप लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 करना है। और मंडे को आप लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 का 5 6 और 7th क्वेश्चन जो है वो करना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत समझ के अपनी नोटबुक के ऊपर सारे राइट करने हैं, ठीक है। जो आप लोगों को करवाए गए हैं वो तो आप लोगों ने करने हैं, जो आप लोगों को नहीं करवाए गए हैं वो आप लोगों का होमवर्क है, वो आप लोगों ने इसी तरह ही कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू।